हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स अत्याचारी का पहला भाग। भोकाल सीरीज अत्याचारी, लेखक संजय गुप्ता, चित्र कदम स्टूडियो, संपादक मनीष गुप्ता। कहावत है कि मात्र सम्मान के बदले अगर स्वर्ग भी मिले तो उसे ठोकर मार देनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की समस्त सुविधाओं से बढ़कर है सम्मान के साथ मिली कांटों की सेज। इसलिए अपनी पत्नी वेणु, लड़ाकी और मुंह बोली बहन तुरीन के साथ राजमहल के ऐश्वर्य को ठोकर मारकर इस बियावान जंगल में रहने आ पहुंचा था सम्मोहन सम्राट शूतान। भाग्य की विडंबना को क्या चाहिए, जिसने हंसते खेलते हमारे जीवन पर डाल दी दुख और विछोह की गहरी छाया। सदा एक दूसरे के साथ रहने वालों को भाग्य ने कितना दूर कर दिया है। आज भी सपने की तरह मेरी आंखों के सामने घूम जाते हैं वे पल, जब अपने अपने उद्देश्य को लेकर तिलिस्मी ओलंपाक में पहुंचे हम सब एक दूसरे से मिले और एक ऐसी शक्ति बन गए जिसके आगे न तिलिस्मी ओलंपाक टिक पाया और न उसका रचयिता शैतान फूचांग। तिलिस्म टूटने के बाद अतिक्रूर वापस अपने ग्रह लौट गया, लेकिन मैं परिलोक का राजकुमार भोकाल और पोशाक ग्रह की राजकुमारी तुरीन ऐसा न कर सके, क्योंकि हमारे पैरों में बेड़िया बनकर लिपट गया था विकास नगर, राज परिवार व प्रजा का प्यार। विकास नगर में सम्मान और स्नेह के साथ साथ मुझे पत्नी के रूप में मिली वेणु, वृंदावजिया व लड़ाकी, मित्र और भाई के रूप में मिला महाबली भोकाल और बहन के रूप में मिली शरारती चुलबुली तुरीन, जो भोकाल को अपना दिल देकर उसकी पत्नी बन गई। कितना प्रबल था तुरीन का भाग्य जो उसे महाबली भोकाल से पति मिला था। लेकिन विधाता तुरीन के साथ एक क्रूर खेल खेलने जा रहा था, क्योंकि उसने उसके भाग्य में लिख दिया था एक ऐसा शब्द जो किसी भी पत्नी के लिए प्रलय से कम नहीं होता, और वह शब्द होता है सौतन। जहां राजा विकास मोहन की भतीजी रूपसी षड्यंत्र रचकर और भोकाल के साथ 3.5 फेरे लेकर भोकाल की पत्नी बनी थी, वही ऋषि कन्या सलोनी ने भोकाल की प्रतिमा के साथ फेरे लेकर उसे मन ही मन अपना पति माना था। जहां रूपसी को समाज का समर्थन प्राप्त था, वहीं सलोनी भोकाल के लिए समाज छोड़ चुकी थी। भोकाल तुरीन को अपने लेकिन तुरीन को अपने भोकाल पर अथाह विश्वास था। वह जानती थी कि भोकाल उसका, सिर्फ उसका है। उसी विश्वास के रहते तुरीन ने सलोनी और रूपसी को महल में रहने की अनुमति दे दी, ताकि नारी जाति का अपमान ना हो। लेकिन क्या जानती थी वह बेचारी कि ऐसा करके वह आश्रय के साथ साथ भोकाल का प्यार भी बांट रही थी। महाबली हर रात्रि रूपसी और सलोनी से मिलने जाते हैं? नहीं, यह नहीं हो सकता। भोकाल ऐसा नहीं कर सकते। कानों सुनी बातों को पूरी तरह झूठ माना था तुरीन ने, किंतु आंखों देखे उस सत्य को वह कैसे झुटला सकती थी। अपने सपनों के राजकुमार भोकाल के हृदय में किसी और का स्थान वह सहन न कर सकी। विक्षिप्त सी हो गई वह सब कुछ देखकर, पर उसे क्या मालूम था कि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। ऐसा ही झूठ था सलोनी और रूपसी के साथ भोकाल का मिलना भी, क्योंकि उन दिनों भोकाल माया के माया जाल में फंसा हुआ था। वो ये बात तुरीन न समझ सकी, क्योंकि उसके अंदर सुलग रही थी एक चिंगारी, जिसने उस समय भीषण आग का रूप धारण कर लिया जब उसे पता चला कि उसके साथ साथ सलोनी और रूपसी भी भोकाल के बच्चे की मां बनने वाली है। मुझसे देखी न गई अपनी प्यारी बहन की वह दशा, और मैं सारी बात साफ करने भोकाल से मिलने चल पड़ा। किंतु तकदीर शायद कुछ और ही चाहती थी। राष्ट्र की रक्षा हेतु शत्रुओं से युद्ध लड़ने के लिए वह युद्ध भूमि के लिए निकल चुका था। मैं अपने क्रोध को दबाए वापस लौटा, मगर तुरीन अपने क्रोध को दबाए न रख सकी। वह उसे शांत करने रूपसी और सलोनी के पास जा पहुंची। तुम दोनों झूठी हो। तुम्हारे घर में पलते बच्चे भोकाल के हरगिज नहीं हो सकते। तुरीन तुरीन के इस तुरीन की इन बातों ने रूपसी को भड़का डाला। झपट कर उसने खींच ली तलवार, लेकिन कोई अनर्थ हो पाता उससे पहले ही रानी मोहिनी और मैं वहां आ पहुंचे। रुक जाओ, ये क्या करने जा रही हो तुम दोनों? क्या हुआ है? सारी बात सुनकर रानी मोहिनी गंभीरता से बोली, सारा दोष तुम्हारा है तुरीन। बिना प्रमाण के तुम्हें इनसे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे।
मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि बस महारानी बस, कुछ मत कहिए। सलोनी के प्रति आपके समर्थन और आपके न्याय ने सिद्ध कर दिया है कि यहाँ मेरी बहन तुरीन का कोई सम्मान नहीं है, और जहां ऐसा हो वहां मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता। आओ तुरीन। शूतान। रानी मोहिनी ने हमें बहुत रोकना चाहा, लेकिन वहां रुकना अपने मान अपने सम्मान से खिलवाड़ करना था, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैं तुरीन, भेड़ों और लड़ाकी के साथ यहाँ आ गया। यहाँ मुझे प्रतीक्षा थी उस दिन की जब तुरीन अपने बच्चे को जन्म दे और मैं उसे न्याय दिलाकर उसके होठों की खोई मुस्कुराहट को वापस लौटा सकूं। आज आ गया है वह दिन। आज समाप्त होने जा रही है प्रतीक्षा की घड़ी, क्योंकि तुरीन को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। अब वह किसी भी क्षण माँ और मैं मामा और पिता बन जाएगा, मेरा परम मित्र भोकाल। अरे, एकाएक चौंक उठे शूतान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन आंखों को दिखाई दे रहा था भोकाल इन जंगलों में। जरूर वह हमें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा। वह ज्यादा ना भटके, इसलिए मुझे शीघ्र ही उसके पास पहुंचना होगा। तुरीन के सामने भोकाल को एकदम ले जाकर मैं उसे अचंभित कर दूंगा। खुशी से झूमते कुलाचे भरते शूतान को ज्यादा देर नहीं लगी वहां पहुंचने में। अब बस एक हाथ दूर ही था भोकाल उससे, किंतु भोकाल को छूकर अचंभित रह गया वह। भोकाल? ओह, हिम का भोकाल? भच! और मात्र भोकाल ही नहीं, यहाँ की तो हर वस्तु हिम की बनी नजर आ रही है। उफ नहीं! शूतान के इर्द गिर्द दूर तक रास्ते पर मौजूद घास और पत्थर हिम के नुकीले टुकड़ों में बदल चुके थे, जिन्हें कम से कम कोई मनुष्य पार नहीं कर सकता था। मुझे यहाँ बुलाकर फंसाया गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि शीघ्र किसी मुसीबत में फंसने वाली है भेड़ू, लड़ाकी और तुरी। गला प्यास से सूखा जा रहा है भाभी, मुझे पानी चाहिए। धीरज रखो तुरी, मैं अभी तुम्हारे भैया को भेजकर पानी मंगवाती हूँ। बाहर पहुंची बेड़ू। शूतान तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? बेड़ू ने आसपास शूतान को खोजा, लेकिन जब वह नहीं मिला तो खुद ही पानी लेने के लिए पहुंच गई तालाब पर। प्रसव पीड़ा से झटपटाती तुरीन का प्यास के मारे बुरा हाल होगा, इसलिए मुझे पानी लेकर शीघ्र ही वापस लौटना। अरे ये क्या? ये तो सारा तालाब हिम की भांति जम गया, और मेरे दोनों हाथ भी इसमें बुरी तरह से फंस गए। मुझे अपने हाथ तुरंत ही बाहर निकाल लेने चाहिए। हाथ निकालने के लिए बेड़ू ने लगाई पूरी ताकत, लेकिन वह सफल ना हो पाई। इसी के साथ बेड़ू समझ गई कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है, जबकि उसकी स्थिति से पूरी तरह अनजान थे तुरीन और लड़ाकी। कुछ देर से महसूस कर रही हूँ कि कुटिया का वातावरण शने शने ठंडा होता जा रहा है। यह तुरीन और इसके होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे इस ठंड को दूर करने का प्रबंध करना चाहिए। लड़ाकी तुरंत ही उठ खड़ी हुई। मैं जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आती हूँ तुरीन, जल्दी लौटना भाभी। चिंता ना करो, मैं अभी गई और अभी आई। जल्दी ही जंगल में पास ही मौजूद उस सूखे पेड़ तक पहुंच गई। यह पेड़ एकदम ठीक रहेगा। जिस पेड़ को सूखा समझकर लड़ाकी ने कुल्हाड़ी चलाई, वह निकला हिम का पेड़। लेकिन अब इस बात का पता चलने से क्या होता, अब तो बहुत देर हो चुकी थी, और इस बात से किसी की आंखों की चमक को ज्यादा और ज्यादा बढ़ा दिया। मेरी योजना सफल रही। मेरे रास्ते के तीनों कांटे हट चुके हैं। अब मुझे हासिल होकर ही रहेगी तुरीन। ठंड असहनीय हो गई है। शूतान भैया के साथ साथ दोनों भाभीियों का कुछ पता नहीं है। मुझे अपनी मदद स्वयं करनी होगी। कपाला, जरा मेरा प्रहारा तो उठा लो। तुरीन के आदेश पर अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाली कपाला भला उस छोटे से काम करने में कितनी देर लगाती। शाबाश कपाला। उस प्रलंकारी अस्त्र प्रहारा को सिर पर रखते ही तुरीन ने किया स्वयं को ठंड से बचाने का इंतजाम। अब ठीक है। प्रहारा की मदद से तुरीन ने स्वयं को ठंड से बचा लिया था, लेकिन वह ना तो घास फूस की उस कुटिया को हिम कुटिया में बदलने से बचा सकी और ना उसे टूटने से। हिम के कई टुकड़े तुरीन को दबाने उसकी तरफ बढ़े, मगर उस तक पहुंच नहीं पाए। हिम हमारी प्रिय तुरीन के तन पर खरोच भी डाल दे तो आत्महत्या ना कर ले हम। हिमराज, सही पहचाना प्रिय तूने, परंतु मात्र हिमराज नहीं, मेरे प्रिय हिमराज बोल, ताकि मेरा वह परिश्रम सफल हो जाए जो मैंने तुम्हें ढूंढने में किया है। दुष्ट हिमराज, अपने प्राणों की खैर चाहता है तो लौट जा यहां से। तेरा कोई भी शुभचिंतक यहाँ नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि उन्हें उलझाने का प्रबंध पहले ही करके मैं तुझे अपनी रानी बनाने आया हूँ। और आज तो तू भी मेरा विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस हाल में तेरा हिलना डुलना तेरे और तेरे बच्चे के लिए हानिकारक होगा। ठहाके लगाते हेमराज ने जैसे ही तुरीन की तरफ कदम बढ़ाया, वैसे ही चीते की बात उस पर टूट पड़ी। कपाला, आओ,
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की कॉमिक्स अत्याचारी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।